नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ललित कलाओं के अंतर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में आपने सुना होगा, समझा होगा कि हमने ललित कलाएं कौन कौन सी है इस बारे में अध्ययन किया था। आज इन सभी ललित कलाओं का आपस में क्या संबंध है इस बारे पे चर्चा करते हैं। सभी ललित कलाएं अन्योन्याश्रित हैं और उनमें अंतर संबंध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, नृत्यकला, नाट्यकला व काव्यकला आदि सभी का आपसी अंतर संबंध है। प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट रीड का कहना है कि सभी रूपप्रद या दृश्य कलाओं में कुछ तत्व एक समान होते हैं। कला चाहे ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, गुफाओं की दीवारों, चट्टानों, पत्थर, सीमेंट, मंदिर की भित्तियों, कागज़, मिट्टी, ताम्रपत्रों, कांस्य मूर्तियों, वास्तु निर्मितियों आदि में की गई हो, अथवा वो संगीत, नृत्य या नाटक आदि के माध्यम से झलकती हो, ललित कलाओं के तत्व उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाओं में उभयनिष्ठता अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी का संबंध होता है, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक होती हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जिस तरह से कर्णफूल को कान की और कान को कर्णफूल की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें जो उभयनिष्ठता का संबंध है वही संबंध ललित कलाओं के अंतर्गत विद्यमान होता है। भारतीय कलाओं के प्रमुख प्रयोजन हैं धार्मिकता, स्मारक और अलंकरण। इस दृष्टिकोण से चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संबंध घनिष्ठतम रहा है। ये एक दूसरे पर आश्रित कलाएं हैं। मंदिरों अथवा वास्तुकृतियों में इन तीनों की उपस्थिति एक साथ दृष्टिगत होती है। प्राचीन गुफाओं में स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला, मूर्तिकला आदि का भी दिग्दर्शन होता है। प्राचीन गुहावासी मानव ने प्राकृतिक गुफाओं, चट्टानों आदि पर बिना साधनों के भी चित्र अंकित किए हैं, जैसा कि हमने प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में देखा ही है। अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा आदि की गुफाओं में भी इस तरह के चित्रण आपने देखे ही हैं। ये गुफा मंदिर चित्रकला व शिल्पकला के बिना अधूरे हैं। प्राचीन गुहावासी मानव से लेकर आज तक मानव की इस कला का विकास क्रम रुका नहीं है। उसने जब जब जहाँ जहाँ मौका मिला अपनी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से दी है। संपूर्ण विश्व की कलाओं में स्थापत्य, मूर्तिकला व चित्रकला का संबंध देखा जा सकता है। कोई भी कला अपने स्वतंत्र रूप में अधूरी ही होती है जब तक कि उसे अन्य कला का साथ नहीं मिलता। जिस प्रकार से भारतीय वास्तुकारों ने सौंदर्य के साथ साथ सत्यम और शिवम को भी अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार भारतीय परंपरा में मूर्ति व चित्र निर्माण प्रमुख रूप से वास्तुकृतियों पर ही निर्भर रहा है। भारतीय वास्तुकला के विकास का महान स्रोत धर्म रहा है और इन तीनों दृश्य कलाओं के सहारे धर्म को ही बढ़ावा मिला। अतः इन तीनों दृश्य कलाओं को हम एक साथ एक ही स्थान पर देखते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में कला धर्म की अनुवर्तनी बनकर चली है और ये तीन स्वरूप कला के हमेशा प्रधान रूप से प्रचलित रही हैं। अतः प्राचीन काल से ही ये कलाएं अन्योन्याश्रित रही हैं तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध रहा है। इसी प्रकार से प्राचीन ग्रंथों व साहित्य के अंतर्गत कलाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिनके माध्यम से हमें कला के निर्माण के विस्तृत नियम, सिद्धांतों, रंग बनाने की विधियों आदि के विशद विवरण प्राप्त होते हैं। इसी कला के साहित्य द्वारा हमें प्राचीन कलाओं के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।
सम्रांगण सूत्रधार, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसार, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, प्रबंधकोश, अग्निपुराण आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं और उन्होंने नाट्यशास्त्र को मुख्य कला व अन्य कलाओं को गौण मानते हुए समस्त कलाओं को नाट्यकला के अंतर्गत ही समाहित किया है। आप समझ गए होंगे कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र को मुख्य कला माना है, बाकी अन्य कलाओं को गौण माना है। संस्कृत में नट, नत और णत 3 धातुएं हुई हैं, जिनमें क्रमशः नाट्य, नृत्य, नत्त शब्द उत्पन्न हुए। इस दृष्टिकोण से ही नृत्य को नाट्य का ही अंग माना जा सकता है और नाट्य, नृत्य और नृत्य तीनों में किसी न किसी रूप में अभिनय का अस्तित्व रहता है। भारतीय नृत्य संगीत का ही एक अंग माना जाता है, परंतु उसका सैद्धांतिक विकास नाट्य अभिनय परंपरा में ही हुआ है। संगीत से उसका घनिष्ठ संबंध इसलिए माना गया है क्योंकि ताल लय के लिए और नृत्य में वाद्य यंत्रों की स्थिति अनिवार्य रही है और अधिकांशतः नृत्य गीत की लय पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः नृत्य का आस्वादन चमत्कार प्रदान होता है, जो मूलतः लयात्मक सौंदर्य पर ही निर्भर करता है और जो परम सौंदर्य की ओर इंगित करता है। तो नृत्य संगीत से जुड़ा हुआ है और संगीत लय और ताल से और वाद्य से। इस प्रकार कलाएं एक दूसरे से आपस में अन्योन्याश्रय संबंध से जुड़ी हैं। ऋग्वेद के शांखायन ब्राह्मण के अनुसार नृत्य, गीत और वाद्य तीनों शिल्पों का अभिन्न साहचर्य है। संगीत का माध्यम नाद है, नाद से ही उसकी सृष्टि होती है, परंतु केवल नाद से ही संगीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वरन गीत और वाद्य के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। संगीत की ही भांति काव्य भी भावों की अभिव्यक्ति का शाश्वत माध्यम है। तो समस्त ललित कलाओं में काव्य अथवा साहित्य कला को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। काव्य का वास्तविक आधार है शब्द। शब्दों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है और भाषा की साधना ही काव्य अथवा साहित्य को जन्म देती है। ये अलग अलग विद्वानों का मत है। कोई ललित कलाओं में काव्य अथवा साहित्य को सर्वोत्तम स्थान प्रदान करता है, तो कोई चित्रकला को, तो कोई मूर्तिकला को। भारतीय परंपरा में काव्य के घटक तत्व हैं शब्द और अर्थ, जो कि भिन्न भिन्न न होकर एक ही वस्तु के 2 अंग हैं। भर्तृहरि के अनुसार एक ही आत्मा के भेद शब्द और अर्थ अपृथक होकर स्थित हैं। मीमांसकों ने कहा है कि शब्द और अर्थ में नित्य या स्वाभाविक वाचक भाव रूप संबंध है। कवि कालिदास ने शब्द और अर्थ की समपंक्ति के महत्व को इसी प्रकार स्वीकार किया है जिस प्रकार पार्वती और शिव एक दूसरे से संपृक्त हैं। इस प्रकार उन्होंने शब्द और अर्थ की एकता स्थापित की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी ललित कलाएं एक दूसरे से संबंधित हैं और वे अन्योन्याश्रित हैं। समस्त कलाओं के अंतर्गत विद्यमान सामान्य तत्व उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है और उन्हें पृथक नहीं होने देते। ऐसे तत्व ही वस्तुतः कला को उसका निजत्व प्रदान करते हैं, जो उसकी शक्तियाँ होती हैं। तो आज आपने जाना ललित कलाएं जो 5 हैं और उनको मोटे रूप में हमने 2 भागों में दृश्यकला और प्रदर्शनकारी कलाओं में बांटा है। इनका आपस में अंतर संबंध क्या है और किस प्रकार है।
आप पढ़ते रहिए और जानते रहिए ललित कला और कलाओं के बारे में। धन्यवाद।